हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 14 बहुत अच्छे से समझेंगे। सेक्शन 13 हमने ऑलरेडी समझ लिया था। जिन भी लोगों ने सेक्शन 13 का वीडियो नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं अगर चाहें तो सेक्शन 14 को आप जितना वेटेज देके पढ़ाई करेंगे उतना ही वेटेज आप सेक्शन 14 को भी दीजिए, क्योंकि ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सेक्शन 13 है। और प्री मेंस दोनों के हिसाब से अब इंटरव्यू में क्या पूछेगा ये तो कोई भी नहीं जानता। अगर आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं तभी आप जान पाएंगे। तो सेक्शन 14 बात करता है शाश्वतता के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट परपिचुइटी। तो रूल क्या होता है, इसको जानने के पहले हम ये जान लें कि परपेचुइटी मतलब क्या होता है, यानी शाश्वतता। अगर हम साधारण शब्दों में शाश्वतता की मीनिंग जानें कि जो चीज जैसी है वो उसी अवस्था में रहती है। जैसे कि अगर हम किसी चीज के लिए कहें कि भाई ये चीज कभी नष्ट नहीं होगी, वो चीज कभी खत्म नहीं हो सकती, तो वो चीज शाश्वत है। तो ये तो हो गया जनरल मीनिंग। लेकिन अब हम यहाँ पे ये नहीं हमें जानना है कि शाश्वतता क्या होती है, हमें ये जानना है कि प्रॉपर्टी के मामले में परपेचुइटी क्या चीज है, संपत्ति के मामले में शाश्वतता क्या होती है। तो संपत्ति को किसी अनिश्चित काल के लिए अहस्तांतरणीय बनाना ही शाश्वतता है। अहस्तांतरणीय मतलब ट्रांसफर नहीं हो, कभी उसका ट्रांसफर न हो पाए। तो संपत्ति का ऐसा अंतरण जो कि दूसरे अंतरण को अनिश्चित काल के लिए असंभव कर दे। यानी जब हम किसी व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण करते हैं तो साथ ही साथ हम उस पर ये शर्त और ये कंडीशन भी रखते हैं कि ये जो है ये प्रॉपर्टी कभी किसी को ट्रांसफर फिर नहीं होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता नहीं है। इस यहाँ पर मतलब ये है कि प्रॉपर्टी जिन लोगों के पास में, जिन परिवारों, जिन खानदानों के बीच में है, उन्हीं लोगों के बीच रहनी चाहिए। और सेक्शन 14 जो है इसी बात को लेकर के अपवाद जो है प्रस्तुत करता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी हमेशा एक ही व्यक्ति के पास, एक ही खानदान के पास, एक ही परिवार के पास रहे, बंद के रहे, तो सेक्शन 14 इसी चीज के लिए आपको मना करता है और इसी चीज के अगेंस्ट में जो है आपको रूल बनाता है कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि संपत्ति का जो नेचर है वो कभी भी बंद के रहने वाला नहीं होता है। उसको हम बाउंड करके बांध नहीं सकते। जैसे कि हमने ये जाना अल्लाह, तो प्रॉपर्टी का नेचर ही है हमेशा ट्रांसफर होना, प्रॉपर्टी हमेशा ट्रांसफरेबल होती है, हम उसको बांध नहीं सकते। यही जो है कानून का भी नियम है कि आप प्रॉपर्टी को बांध के नहीं रख सकते। जैसे कि हमने ये जाना कि प्रॉपर्टी कभी भी बिना किसी मालिक के नहीं रहती, यानी कि उसका हमेशा कोई ना कोई हकदार होता है, उस पर किसी न किसी का पोजीशन होता है। बिना पोजीशन के प्रॉपर्टी कभी नहीं रहती। वैसे ही यहाँ पर ये भी है कि प्रॉपर्टी हमेशा ट्रांसफर होगी, बिना ट्रांसफर की प्रॉपर्टी कभी नहीं रहती, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो सेक्शन 14 आपको ऐसा करने की मना ही करता है। वो आपको साफ इनकार कर रहा है, साफ मना कर रहा है कि आप प्रॉपर्टी को बांध के नहीं रख सकते। अगर आप प्रॉपर्टी को शाश्वतता यानी परपेचुइटी के साथ में रोके रखते हैं तो उसी के खिलाफ यहाँ पे नियम है। और अगर इस नियम को आप नहीं मानेंगे तो इस तरह का जो आपका काम है, अगर आप प्रॉपर्टी को बांधे रखेंगे तो ये जो है वॉइड हो जाएगा। तो ये तो हमने जान लिया कि शाश्वतता क्या होती है और शाश्वतता के विरुद्ध नियम कौन सी धारा में है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि इस नियम को लाने की वजह क्या थी, क्यों सेक्शन 14 में शाश्वतता के विरुद्ध नियम को हमें लाना पड़ा। पहला है समाज की उन्नति रुक जाना, कि जब भी हम किसी संपत्ति को बांध के रखते हैं तो वो वहीं पर बंद गई, वो अब किसी के काम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि हम संपत्ति का अंतरण नहीं कर रहे हैं, अंतरण होता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स, कुछ खानदान या समाज के कुछ लोग, किसी वर्ग के लोगों के बीच ही। तो ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि संपत्ति की जरूरत दुनिया में किसी भी व्यक्ति को पड़ सकती है कभी भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक समाज के लोगों को या परिवार के लोगों को ही संपत्ति की आवश्यकता है, वो किसी को भी पड़ सकती है। तो अगर हम इस तरीके से संपत्ति को बांधे रखेंगे तो समाज फिर कहाँ से उन्नति करेगा। तो एक तो ये कारण था। दूसरा औद्योगिकरण का पतन, कि संपत्ति जब हम किसी को देंगे ही नहीं बाहर में, और वो जब बिजनेस अपना एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, बिजनेस बैठा नहीं पाएगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा, तो फिर यहाँ पर कैसे चलेगा। तो फिर हम कैसे बिजनेस को बढ़ावा देंगे और कंपनीज को हम आगे बढ़ाएंगे, या फिर हम कैसे अपने देश की तरक्की को देख सकेंगे जब हम किसी को संपत्ति का अंतरण करने ही नहीं देंगे।
तीसरा है कि व्यापार में नुकसान, कि अब भाई जाहिर सी बात है जब संपत्ति कहीं जाएगी ही नहीं तो व्यापार में तो नुकसान होगा ही होगा। अब लास्ट है सदस्यों की कठिनाइयों को भी यहाँ पर देखना चाहिए। कौन से सदस्य? किसी परिवार के जैसे कोई सदस्य हैं और उनमें ही संपत्ति वो बंद के रहती है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा उन्हें संपत्ति से ही फायदा हो। कभी कभी ऐसी भी नौबत आती है जहाँ पे उन्हें और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अब जब उन्हें वो जरूरत जो है संपत्ति बेच के अगर पूरी करनी हो या किसी को बंधक रख के या लीज पर दे करके जरूरत पूरी करनी हो, तो वो कैसे करेंगे? वो नहीं कर पाएंगे। तो जो परिवार के सदस्य हैं उनको बहुत कठिनाई होती है इस तरह के संपत्ति के बांध के रखने वाले बात को लेकर के। तो ये तो हो गया इस नियम को लाने के कारण। अब हम जानते हैं इस नियम के कुछ अपवाद, यानी शाश्वतता के विरुद्ध नियम के कुछ अपवाद भी हैं। ये मैंने आपको पहले बताया है और आप सभी को अच्छे से पता है कि लॉ में कोई भी सेक्शन जो है बिना अपवाद के, बिना एक्सेप्शन के कभी पूरा ही नहीं होता है। वही बात है यहाँ पर भी कि एक तरफ तो आपको सेक्शन 14 कहता है कि आप प्रॉपर्टी को बांध नहीं सकते, लेकिन वो कुछ अपवाद भी बताता है कि नहीं, यहाँ पर आप बांध सकते हैं, लेकिन वो अपवाद आपको याद रखने होंगे। और दूसरा ये कि ये मैं आपको बता दूं कि ये अपवाद एग्जाम में प्री मेंस में तो खैर आंसर राइटिंग में आपको लिखना ही है, लेकिन प्री में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। आप प्रीवियस ईयर की किसी भी स्टेट की क्वेश्चन देख सकते हैं, वहां पे आपको मिलेगा जहां पे टीपी एक्ट है। सबसे पहले आता है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई संविदा करता है और वहां पर वो संपत्ति को बांध के रखने की बात करता है, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो संपत्ति जब तक बंधी रहेगी तब तक उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी तब सेक्शन 14 ये रोक नहीं लगा सकता है कि आप संपत्ति को रोक के मत रखिए। जैसे कि ए जो है बी से वादा करता है कि हम जो तुम्हारी संपत्ति है जो तुमने हमें दी है कि वो हम 20 साल तक किसी और को नहीं बेचेंगे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि हम कभी नहीं बेचेंगे। शाश्वत काल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो 20 साल के बाद तो खैर वो संपत्ति कहीं ना कहीं जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट भी जो ऐसा नहीं है कि वो अमर पट्टा है कि हमेशा रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट भी कभी जब उसकी टाइम लिमिट पूरी होगी तो वो खत्म होगा ही। और दूसरा ये कि हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कोई पार्टी तोड़ दे, तो बीच में कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह की संविदा होती है संपत्ति को लेकर के, तो वहां पर सेक्शन 14 आपको ये नहीं बोलेगा कि आप प्रॉपर्टी को बांध नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको वो खुद परमिशन दे रहा है कि पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में आप प्रॉपर्टी को बांध सकते हैं। इसके बाद है भार, कि कोई संपत्ति पर अगर भार चढ़ा हुआ है या फिर उस पर संपत्ति पर कर्ज है, किसी भी तरीके का संपत्ति बंधी हुई है, तो यहाँ पर जब उस पर भार है तो ये नहीं बोलेंगे कि भाई भार में है तो किसी के पास में रखी हुई है बंधक के तौर पे या फिर किसी भी तौर पर, तो ये नहीं बोलेंगे कि वो संपत्ति जो है शाश्वतता के लिए रखी हुई है। नहीं, जब भार उतरेगा तो संपत्ति भी फ्री हो जाएगी। और देखा जाए तो भार के मामले में किसी संपत्ति को मतलब ले करके जिस पर भार है उस पर किसी व्यक्ति का नया हित का सृजन नहीं होता है, यानी जो जिसके पास है वो उसी के पास है। यहाँ पे नए व्यक्ति को नया हित का अंतरण नहीं हो रहा है। तो नए व्यक्ति को नए हित का अंतरण होने से जब हम रोकेंगे तब कहेंगे कि तब सेक्शन 14 जो है सामने आता है। इसके बाद है दान और धर्मार्थ की संपत्ति की। अब अगर आपने कोई संपत्ति दान में दे दी है और वो जिसको आपने दान में दी वो फिर उसकी ही रहेगी हमेशा, आप कभी दान वापस नहीं ले सकते। जैसे कि आपने कोई मंदिर बनाने के लिए कोई संपत्ति दान में दी, या आपने चर्च बनाने के लिए कोई प्रॉपर्टी दान में दे दी, या स्कूल कॉलेज खोलने के लिए दान में दे दी, या फिर किसी और काम के लिए जो पुण्य का काम हो, धर्म का काम हो, या फिर जनता के कल्याण की बात हो, या फिर वृद्धा आश्रम के लिए दे दी हो, कुछ भी हो, ऑर्फनेज हो, तो वैसी चीज जो वहां पर दे दी गई है संपत्ति, तो फिर उसमें तो वही चीज रहेगी। जैसे मान लीजिए स्कूल के लिए दे दी गई तो स्कूल ही हमेशा उसमें रहेगा। तो वहां पर जब हम पब्लिक के अच्छे के लिए यानी जनता के कल्याण का जब हम काम कर रहे हैं तो सेक्शन 14 आपको ये नहीं कहेगा कि आपने जो है संपत्ति रोके रखी, क्योंकि वो खुद परमिशन दे रहा है। इसके बाद आता है निहित हित यानी वेस्टेड इंटरेस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वेस्टेड इंटरेस्ट तो डेफिनेटली मालूम ही होगा कि क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है वेस्टेड इंटरेस्ट की निहित हित क्या होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल ये समझाऊंगी।
तो जब कोई हित पहले से ही किसी में निहित है और फिर वो किसी के पास जा नहीं रहा है, यानी संपत्ति जब किसी के पास जा रही होती है किसी नए व्यक्ति के पास में, तभी वो हित उसमें सृजित होता है, उसके पास आता है। लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही कोई संपत्ति किसी में निहित है, देने की जरूरत नहीं है। तो जब यहाँ पे नए हित का अंतरण हो ही नहीं रहा है, नया कोई चीज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर रूल अगेंस्ट परपिचुइटी लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है पट्टे का अनुबंध, नवीनीकरण की शर्त। जैसे किसी प्रॉपर्टी को आपने लीज पर दिया और उस लीज को आपने 10 या 15 साल के लिए दिया, जैसे 15 साल मान लेते हैं, 15 ईयर्स जब कंप्लीट होते हैं तो आपका लीज पीरियड भी कंप्लीट हो जाता है। तब उसके बाद लेसर और लेसी यानी कॉन्ट्रैक्ट की जो दो पार्टी है वो चाहे तो इस लीज को फिर से रिन्यू कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकते हैं और फिर से 15 साल 10 साल जितना वो चाहें उतने टाइम के लिए वो लीज को फिर से कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। और नया जब रिन्यू करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसमें जो शर्त लगाना चाहें वो लगा सकते हैं कि भाई इतने साल तक हम रखेंगे, तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो वो शर्त अगर वहां पर उनके अनुसार अगर वैलिड है तो फिर वो वहां पर रूल अगेंस्ट परपिचुइटी जो है लागू नहीं होगा। इसके बाद है निगम द्वारा खरीदी गई संपत्ति, कि अगर कोई कंपनी किसी प्रॉपर्टी को खरीदती है और वो उसको हमेशा अपने पास रखती है, यानी कंपनी के इस्तेमाल के लिए उसको खरीदा गया है, तो जाहिर सी बात है कंपनी उसको हमेशा यूज करेगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई कंपनी वाले तुम इस संपत्ति को बांध के नहीं रख सकते, क्योंकि सेक्शन 14 तुमको ऐसा करने से बिल्कुल मना करता है। इसके बाद हम अगला देखते हैं बंधक और शाश्वतता। बंधक और शाश्वतता में हम कह सकते हैं जैसे कि कोई संपत्ति जिसको बंधक पर दिया गया है और उससे जो है रकम वसूली गई है, और जो जिसके पास में हमने बंधक रखी है, यानी जिस व्यक्ति ने पैसे दिए हैं, तो जिस व्यक्ति की संपत्ति है वो अगर ये कहे कि भाई अगर मैं तुम्हारे पैसे नहीं चुका पाया तो फिर तुम इस संपत्ति को ले लेना, तो वैसे तो बंधक रखा गया है, मान लेते हैं 10 साल के लिए, 15 साल, 20 साल ले लेते हैं, 20 साल के लिए संपत्ति बंधक रखी गई है, तो उस पर भी रूल अगेंस्ट परपिचुइटी एप्लीकेबल नहीं होगा कि संपत्ति भी बंधक रखे ली गई है। उसके बाद अगर वो उस बंधक की रकम को चुका नहीं पाया और जिस व्यक्ति के पास में बंधक रखी गई है उस व्यक्ति ने उसको बेच करके वसूल किए पैसे, या फिर उस व्यक्ति ने उस संपत्ति को ही अपने पास रख लिया, तो ये नहीं कहा जाएगा कि भाई रूल अगेंस्ट परपिचुइटी आप रोक के नहीं रख सकते, आपको किसी और को ट्रांसफर करना है। तो ये हो गया शाश्वतता के नियम के विरुद्ध अपवाद। अगर आपको आज का ये सेक्शन पसंद नहीं आया है, यानी समझ में नहीं आया है जो भी बात है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 13, 14 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन अभी तो मुझे 90% अपने आप पर फेथ है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। लेकिन नहीं भी आया तो 10% के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगी। तो अभी के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। तो आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, नहीं आया है तो अनलाइक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं हैं, सिर्फ व्यूअर्स हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका मतलब मुझे नहीं लगता है कोई पे वगैरह आपको करना पड़ता है या कोई टैक्स लेना पड़ता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, शायद उन्हें भी मेरा लेक्चर पसंद आए। और नहीं सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ना करें, इसके लिए भी आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं कभी कोई दबाव नहीं बनाती हूँ कि आपको करना ही चाहिए, मैं आपके ऊपर भी छोड़ती हूँ और अपनी रिक्वेस्ट तो ज़रूर करती हूँ। मन लगा कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, सब बहुत सारे एग्ज़ाम नज़दीक हैं और जो वैकेंसीज़ नहीं आई हैं वो भी आने ही वाली हैं, अपकमिंग हैं। तो DPA को तो छोड़िए ही मत, बिहार के लिए तो वैसे ही वो इम्पोर्टेंट है, क्वालिफाइंग पेपर है। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड ऑल द बेस्ट आपकी पढ़ाई के लिए और आने वाले जो आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।